एंड फंक्शन। जो मैं लिखा रहा हूं इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा, बुक में बहुत थियोरेटिकल दिया हुआ है, ठीक है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। नेचर का मतलब प्रकृति का ये स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। मतलब नेचर जो बनी हुई है हमारी, वो किससे बना है? बहुत सारे इकोसिस्टम से बना है। और एक आज जितने इकोसिस्टम है सबको मिलाकर के बायोस्फीयर बोलते हैं, बायोस्फीयर, ठीक है। अर्थ पर जितनी भी चीजें हैं, जितने लिविंग है नॉन लिविंग है, सबको मिला करके बायोस्फीयर। और बायोस्फीयर में कई इकोसिस्टम है। तो हमारी नेचर का यूनिट क्या है? स्ट्रक्चरल। स्ट्रक्चरल कहा जाए तो इकोसिस्टम है, फंक्शनल भी यही है, क्योंकि जो फंक्शन चल रहा है, जितने भी नेचर में फंक्शन दिखाई दे रहे हैं, फंक्शन क्या होता है? जैसे प्लांट फूड बनाते हैं, उनको कौन कंज्यूम करता है? कंज्यूमर। प्लांट डाई कर गया, कंज्यूमर डाई कर गया, उसके ऊपर डिकम्पोजर्स आते हैं ना। फूड चेन आपने पढ़ रखा है। तो नेचर में सारे जो काम हो रहे हैं, इसका यूनिट क्या है? इकोसिस्टम, ठीक। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए स्ट्रक्चरल में अगर कहा जाए कि इकोसिस्टम जो है उसका स्ट्रक्चरल पार्ट कौन कौन सा है, किस चीज से बनता है? तो यही दो चीजें जो आपने पढ़ा है, बायोटिक और एबायोटिक। ये क्या है? इसका स्ट्रक्चरल पार्ट है। कहां से टहल के आ रहे हो? बायोटिक और एबायोटिक पार्ट जो है कि इधर देख लो जी। अरे कम से कम कुछ मकसद निकल जाए है तो इसलिए मन लगा के पढ़ लीजिए। बायोटिक और एबायोटिक जो कंपोनेंट है इकोसिस्टम के, ये स्ट्रक्चरल पार्ट है। बायोटिक में क्या आता है? बायोटिक में आप कहेंगे प्लांट्स आते हैं, और क्या आएंगे? कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स क्या है? एनिमल्स होते हैं। और क्या आएगा? डिकम्पोजर्स आएंगे। जितने भी लिविंग सिस्टम है सब बायोटिक में आ जाएगा। लिखते रहिएगा, बहुत शॉर्ट में इसको आपको बताऊंगा, थ्योरेटिकल आप पढ़ नहीं पाएंगे उसमें से, ठीक है। और एबायोटिक में क्या आ जाएगा? जितने भी लाइट है, टेम्परेचर है, ये सब जानते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। वाटर है, गैसेस हैं, ये सब क्या है? न्यूट्रिएंट हैं। सॉइल में न्यूट्रिएंट होते हैं, ये सब क्या है? एबायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। सुनते भी रहिए और लिखते भी रहिए, और ज्यादा साफ लिखने की कोशिश मत करिए, नहीं लिखते ही रह जाएंगे बस। केवल साफ नहीं, गंदा लिखिए, जल्दी जल्दी लिखेंगे नहीं तो फिर लिखते ही रह जाएंगे। राइटिंग सुधारेंगे तो आप देखिए, उसको लिखते भी रहिए, जल्दी जल्दी करिए। अगली चीज मैंने आपको बताया था स्ट्रेटिफिकेशन, एक चीज बताया था लास्ट टाइम। बताइए स्ट्रेटिफिकेशन फंक्शनल पार्ट है कि स्ट्रक्चरल पार्ट है? आपको किसी भी इकोसिस्टम में स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। फॉरेस्ट में आप देखेंगे नीचे हर्ब्स, उसके बाद श्रब्स, उसके बाद स्मॉल ट्री, इसके बाद लार्ज ट्री। ये पूरा हैरेस तरीके से होता है, वर्टिकली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ना। फॉरेस्ट में जो स्पीसीज हैं, जो प्लांट हैं, जो ऑर्गेनिज्म है, वर्टिकली क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। वो किस में आएगा? स्ट्रक्चरल में आएगा कि फंक्शनल पार्ट में आएगा? स्ट्रक्चरल, वो स्ट्रक्चर बना रहा है, समझ में आया? वो भी चीज लिखिएगा। स्ट्रक्चर में आपके स्ट्रेटिफिकेशन भी आएगा, स्ट्रेटिफिकेशन भी आएगा, ठीक है। ये तो यहां तक हो गया, इतनी चीजें मैंने आपको स्ट्रेटिफिकेशन बता दिया था। फंक्शनल पार्ट में क्या क्या होता है? तो फंक्शनल में देखिए, यहां पर एरो लगाइएगा, फंक्शनल पार्ट में क्या क्या पढ़ना है हमको। प्लांट क्या करते हैं? फूड बनाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। इसके बाद में एक टर्म आप पढ़ेंगे प्रोडक्टिविटी, तो प्लांट में भी होती है और एनिमल्स में भी होती है। प्रोडक्टिविटी समझाएंगे क्या होता है, वो इसका फंक्शनल पार्ट है। किसी चीज फूड का प्रोडक्शन कराना, प्रोडक्टिविटी पढ़ेंगे, प्रोडक्टिविटी। और क्या पढ़ेंगे फंक्शनल पार्ट में? एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो। एक ऑर्गेनिज्म को दूसरा ऑर्गेनिज्म खाएगा, दूसरे को तीसरा खाएगा, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, इसी को बोलते हैं एनर्जी का फ्लो करना। ये फंक्शनल पार्ट है। और क्या चीज नेचर में आपको फंक्शनल? डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन, कोई काम हो रहा ना, डिकम्पोजिशन में क्या होता है? डेड बॉडीज डिग्रेड करती है माइक्रोब्स की मदद से, ये फंक्शनल पार्ट हो गया। और एक और पार्ट है फंक्शनल में, वो है आपका न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग। तो न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग,
अब इसमें एक चीज बताइए, प्रोडक्टिविटी किसके द्वारा होती है? प्रोडक्टिविटी में प्लांट जिम्मेदार हैं, एनिमल्स के द्वारा होती है कि प्लांट के द्वारा, कि दोनों के द्वारा होती है? दोनों के द्वारा। ठीक है, ऐसा नहीं कि एनिमल फूड बनाते हैं। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है बायोमास बनाना। हमने कोई भी प्लांट, किसी भी एनिमल ने कोई प्लांट खाया तो उसने अपनी बॉडी में जो बायोमास बनाया वो भी प्रोडक्टिविटी है। तो ये प्लांट के द्वारा भी होती है और एनिमल्स के द्वारा भी होती है। चलिए, एनर्जी फ्लो, प्लांट है, प्लांट को खाया ग्रासहोपर ने, ग्रासहोपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने, और स्नेक को किसने खाया? हॉक ने, बर्ड ने खाया। एनर्जी प्लांट से कहां गई? ग्रास में गई। ग्रास से कहां गई? फ्रॉग में गई ना। जानना है एनर्जी ट्रांसफर फूड चेन। एनर्जी का फ्लो हो रहा है, तो फ्लो में कौन, किसका रोल है बताइए? प्लांट का रोल है कि कंज्यूमर्स का रोल होता है? आगे यहां से आगे सब कंज्यूमर्स हैं, ये प्लांट है। इसके बाद प्लांट को जो भी खाएगा ये कंज्यूमर, इसको जो खाएगा वो भी कंज्यूमर, सब कंज्यूमर हैं। लास्ट में ये सब मर जाएंगे। ये सब के सब जब खत्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इन पर डिकम्पोजर्स आकर के एक्ट करेंगे, उनको सड़ा के खत्म कर देंगे। तो बताइए, एनर्जी यहां से यहां गई, यहां से यहां जा रही है, तो एनर्जी का ट्रांसफर करने में किसका रोल है? प्रोड्यूसर्स का है कि कंज्यूमर्स का है? हाँ, दोनों का है, दोनों का नहीं है, केवल कंज्यूमर्स। ध्यान सुनिए, प्लांट में एनर्जी है, अगर कोई प्लांट को खाएगा तभी तो एनर्जी ट्रांसफर होगी। मान लीजिए प्लांट को नहीं कोई खा रहा है तो उसकी एनर्जी कैसे ट्रांसफर होगी? ठीक है, तो प्लांट को जो कंज्यूम कर रहा है वो हर्बीवोर है, हर्बीवोर को आगे कार्निवोर है कि नहीं है? तो ये क्या है? ये सब कंज्यूमर्स। जब तक कोई खाएगा नहीं किसी को तब तक एनर्जी का ट्रांसफर नहीं होगा। प्लांट किसको खाता है? किसी को नहीं खाता है। प्लांट किसी को कंज्यूम नहीं कर रहा ना, प्लांट तो सनलाइट ले रहा है, तो एनर्जी का जो ट्रांसफर हो रहा है प्लांट से आगे की साइड में वो कंज्यूमर्स, इसके द्वारा हो रहा है। ये तो एनर्जी बना रहा है सनलाइट की मदद से। अब इसको कोई कंज्यूम करेगा तभी तो एनर्जी ट्रांसफर होगी आगे। ठीक है, इसकी एनर्जी प्लेस में जाएगी हर्बीवोर में, हर्बीवोर को खाएगा कार्निवोर, उसमें चली जाएगी एनर्जी। तो एनर्जी ट्रांसफर में कंज्यूमर्स का रोल होता है, ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर्स। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आता है। तो एनर्जी फ्लो में किसका रोल है? बाय कंज्यूमर्स। लिखिएगा, किसके द्वारा होती है? ये कंज्यूमर्स के द्वारा एनर्जी का ट्रांसफर किया जाता है। डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजिशन पूरा एक टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग कुछ पता है इसके बारे में? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, जो न्यूट्रिएंट होते हैं, सॉइल के न्यूट्रिएंट प्लांट में गए, प्लांट मर गया। ठीक है, प्लांट को खाया एनिमल ने, उसमें चले गए, इसके बाद दोनों मर गए, तो सीधे कहाँ आ गया? सॉइल में। तो न्यूट्रिएंट की रिसाइक्लिंग को करने का काम बैक्टीरिया करते हैं, फंगस करते हैं, जो सॉइल में रहते हैं। समझ में आया? इसी टॉपिक के अंडर में पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ये आप डिकम्पोजिशन किससे होता है? बाय माइक्रोब्स की मदद से। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग भी किससे है? बाय माइक्रोब्स की मदद से। अब इसमें हमको एक, मैं इकोसिस्टम आपको समझा देता हूं। एक लाइन पढ़िए बुक में, अब बुक में देखिए आप लोग, ये जो 4 हेडिंग लिखी गई है इन्हीं के नीचे एक लाइन लिखी हुई है। देखिए, ये 4 नाम लिखे गए हैं ना, लेफ्ट पेज पर इसके नीचे लाइन लिखा है, टू अंडरस्टैंड द इथोस ऑफ एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। इकोसिस्टम टेरेस्ट्रियल भी होता है और एक्वाटिक भी होता है। अगर आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम का इथोस का मतलब जानते हैं क्या है? इथोस क्या है? मकड़ा जाल। ठीक है, इथोस का मतलब एक तरीके से पहेली। अगर आपको एक्वाटिक इकोसिस्टम की कहानी को समझना है, ठीक है, तो आप किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं? एक पॉन्ड का एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। पॉन्ड से आप समझ सकते हैं। तो यहां देखिए, पॉन्ड को लेकर के समझा रहे हैं। पॉन्ड एक इकोसिस्टम है। ठीक है, पॉन्ड क्या है? एक इकोसिस्टम है। एक्वाटिक इकोसिस्टम को समझना है तो सबसे आसान तरीका क्या है? पॉन्ड को समझ लीजिए। ठीक, सबसे आसान तरीका है। तो पॉन्ड एक इकोसिस्टम है। अब इसमें बताइए, पॉन्ड में आपके प्रोड्यूसर्स कौन होंगे? जैसे ये प्रोड्यूसर्स हैं, ये आपके क्या हैं? प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स सनलाइट की एनर्जी, ये लाइट है,
लाइट की एनर्जी को यूज करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, फूड बनाएंगे। नोट करते रहिएगा। कौन कौन से प्रोड्यूसर्स होते हैं, कुछ बताते भी जाया करिए तो थोड़ा सा अच्छा लगे। पॉइंट में प्रोड्यूसर्स के नाम बताइए, बताएंगे? फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है? माइक्रोस्कोपिक प्लांट जो आंख से नहीं दिखते हैं, एकदम माइक्रोस्कोपिक। प्रोटिस्टा में आपने पढ़ा है, प्रोटिस्टा पढ़ा ना, किंगडम प्रोटिस्टा, उसमें पढ़ा होगा डाइएटम्स। डाइएटम्स, तो डाइएटम्स क्या है? फूड बनाते हैं, उनके अंदर क्या है? क्लोरोफिल है। समझ में आया? वो प्रोड्यूसर्स हैं। तो आपके फाइटोप्लैंक्टन्स क्या है? वो फाइटोप्लैंक्टन का एग्जांपल क्या है? डाइएटम। डाइएटम्स इसका एग्जांपल लिखिएगा। एग्जांपल हो गया डाइएटम्स। और क्या क्या हो सकता है बताइए? सबसे छोटे जो माइन्यूट प्रोड्यूसर्स होते हैं पॉन्ड में, उनको क्या बोलते हैं? फाइटोप्लैंक्टन्स। ये फ्लोट करते हैं। फाइटो का मतलब है प्लांट और प्लैंक्टन्स का मतलब फ्लोटिंग। ठीक है, फ्लोटिंग करने वाले प्रोड्यूसर्स। और क्या हो सकते हैं? और आपके एल्गी होंगी। ठीक है, एल्गी। और क्या होंगे? कुछ छोटे छोटे प्लांट होंगे, जैसे कुछ प्लांट पानी में डूबे रहते हैं, लोटस मिलेगा, हाइड्रिला मिलेगा। कुछ सबमर्ज रहेंगे, कुछ फ्री फ्लोटिंग, जैसे जलकुंभी पानी की सरफेस पर तैरती है, पानी में डूबे वाले प्लांट है सबमर्ज। कुछ पानी के तली पर मिलेंगे प्लांट आपको। तो यहाँ पर एल्गी के साथ फ्री फ्लोटिंग एंड सबमर्ज्ड प्लांट, सबमर्ज्ड प्लांट मिलेंगे। ये सब बुक में इतना सारा लिखा हुआ है। ये बताइए कि पॉन्ड में प्रोड्यूसर्स के एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? ये सारे एग्जाम्पल हैं। सबमर्ज में आप हाइड्रिला लिख सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रिला है। ठीक है, फ्री फ्लोटिंग में आइकॉर्निया लिख सकते हैं, आइकॉर्निया जलकुंभी है। और क्या लिख सकते हैं? लोटस हो गया, फ्री फ्लोटिंग में है। समझ में आया? तो इतने आपके क्या हो गए? प्रोड्यूसर्स। अब इन प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है? कंज्यूमर्स खाएंगे। कौन खाएगा? कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स। अब कंज्यूमर्स में भी लेवल है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, जानते हैं ना? तो इनका जो प्राइमरी, में कौन सा लिख रहा हूं? प्राइमरी कंज्यूमर। बताएंगे फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा? ज़ूप्लैंक्टन। ध्यान रखिएगा, इसको ज़ूप्लैंक्टन खाएंगे, ज़ूप्लैंक्टन्स। ठीक। और क्या हो सकते हैं? कंज्यूमर, सीधे प्राइमरी हटा दिए सीधे। और ज़ूप्लैंक्टन्स को कौन खाएगा? इसको कहेंगे स्मॉल फिशेज, स्मॉल फिशेज, छोटी मछलियां खाएंगी। छोटी मछलियों को कौन खाएगा? लार्ज फिशेज, लार्ज फिशेज खाएंगे। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? ये सब हो गया कंज्यूमर, हो गया स्मॉल फिशेज और लार्ज फिशेज। ठीक है, इसके बाद में चाहे प्लांट डाई कर जाए, चाहे ज़ूप्लैंक्टन डाई कर जाए, चाहे ये स्मॉल फिशेज, चाहे लार्ज फिश, ये सब जब डाई कर जाएंगे, सब के सब भाई सब डाई करते रहते हैं पॉन्ड में, तो क्या बनेगा? डेट्राइटस। क्या बनेगा? डेट्राइटस। डेट्राइटस का मतलब डेड बॉडी बनेगा। ठीक है, और उस डेड बॉडी को कंज्यूम कौन करेगा? इसको डिकम्पोजर्स आएंगे, फिर डिकम्पोजर्स। और डिकम्पोजर्स क्या करेंगे? डेड बॉडी को तोड़ देंगे। अभी एक टॉपिक पढ़ेंगे, डिकम्पोजिशन। तो डेड बॉडी को जो तोड़ेगा उसको बोलते हैं डिकम्पोजर्स। समझ में आ रहा है? समझते भी जाइए। डेड बॉडी में क्या होता है? ऑर्गेनिक मैटर होता है। ऑर्गेनिक मैटर हमारे शरीर में क्या है? सबसे ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है। प्लांट में सबसे ज्यादा क्या है? ऑर्गेनिक मैटर है। वो जब डिकम्पोजर्स आएंगे, इस ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट किस में कर देंगे? इनऑर्गेनिक में, और मिट्टी में मिला देंगे। इस ऑर्गेनिक मैटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे डिकम्पोजर्स? इसको कन्वर्ट कर देंगे इनऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक मैटर में बदल देंगे। इनऑर्गेनिक मैटर, ये सब कहाँ चल रहा है? डिकम्पोजिशन कहाँ चलता है? सॉइल में। ठीक है, तालाब में जो नीचे सॉइल है वहां पर, अगर लैंड है तो वहां पर भी सरफेस पर चलेगा। और यही इनऑर्गेनिक मैटर फिर कौन ले लेगा? प्लांट ले लेंगे और फूड बना लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है।
अब देखिए आप बुक में पढ़ेंगे, लिखा है कि प्लांट फाइटोप्लैंक्टन्स प्रोड्यूसर्स हैं, एल्गी हैं, कंज्यूमर्स में आपके जू प्लैंक्टन हो गया, छोटी मछलियां हो गया, स्मॉल फिशेस, लार्ज फिशेस, ठीक है। और डिकम्पोजर्स में लिख लीजिएगा, डिकम्पोजर्स का एग्जाम्पल बुक ने लिखा क्या क्या हो सकता है बताइए। किससे होगा डिकम्पोजिशन? बैक्टीरिया से। किससे होगा? बैक्टीरिया से। और किससे होता है? फंजाई से। और तालाब में एक विशेष किस्म के और मिलेंगे डिकम्पोजर्स, जो आपको जमीन पर नहीं मिलेंगे, ठीक है। जंगल में अगर डिकम्पोजिशन चल रहा है, फॉरेस्ट में, ग्रासलैंड, वहां वो नहीं नजर आएगा। बैक्टीरिया फंगस तो हर जगह है। फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेट्स, ठीक है। तो स्पेशल लिखिएगा फ्लैजिलेट्स। फ्लैजिलेट क्या है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके ऊपर क्या होता है? फ्लैजिला होता है, ठीक है। ये आपको केवल और केवल एक्वेटिक में मिलेगा, एक्वेटिक जहां पानी है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फ्लैजिलेट नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्लैजिला है, कैसे तैरेगा, ठीक है। समझ में आ रहा है? जैसे प्रोटोजोआ आपने पढ़ा ना, प्रोटोजोआ में पढ़ा होगा, फ्लैजिलेट में ट्रिपैनोसोमा है, ट्रिपैनोसोमा, उसके ऊपर फ्लैजिला होता है, तो ये फ्लैजिलेट है। तो ये आप एरो करके लिखिएगा, ओनली इन एक्वेटिक सिस्टम। ये केवल कहाँ मिलेगा? एक्वेटिक सिस्टम में मिलेगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम में, बाकी ये कहीं नहीं नजर आएगा। पॉन्ड, रिवर, ये सब जगह। तो बताइए वो चारों चीजें इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? किसी भी इकोसिस्टम में 4 फंक्शनल पार्ट होते हैं ना, कौन कौन से? प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी अभी बताया, और क्या बताया फंक्शनल पार्ट में? एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो, और बताइए न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, और एक था डिकम्पोजिशन। चारों हैं। हाँ देखिए कैसे लाइट एनर्जी आ रही है, फूड बन रहा है, ये क्या हो रहा है? ये हो रही प्रोडक्टिविटी, हो रही है ना। प्लांट को खाया कंज्यूमर ने, कंज्यूमर को आगे इसने खाया। जब ये खाएंगे तो अपनी बॉडी में ग्रोथ करेंगे। हम लोग प्लांट खाते हैं तो अपनी बॉडी में कुछ ग्रो करते नहीं करते, हमारी बॉडी में बायोमास बनता है, छोटे से बड़े हो जाते हैं। तो प्रोडक्शन यहाँ पर भी होता है, प्लांट भी फूड बनाते हैं, लेकिन हम लोग फूड नहीं बनाते हैं, हम लोग बॉडी का बायोमास बढ़ाते हैं अपना। तो प्रोडक्शन यहाँ पर भी हो रहा है, ये इसको खा रहा है, इसकी बॉडी में प्रोडक्शन हो रहा है, ये उसको खा रहा है, उसकी बॉडी में प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, बायोमास बढ़ रहा है। ये हो गया प्रोडक्टिविटी। एनर्जी का फ्लो, प्लांट से एनर्जी कहाँ गई? यहाँ से एनर्जी उस पे, वहां से आगे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना। और न्यूट्रिएंट की साइकिलिंग देखिए, ये है जब ये डेट्राइटस, डेड बॉडी, सबके सब मर जाएंगे, डेड बॉडी बन जाएगा। डेड बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर से क्या बनेगा? इनऑर्गेनिक मैटर बन गया, और इनऑर्गेनिक मैटर वापस कहाँ आ गया? प्लांट को। तो न्यूट्रिएंट, प्लांट में जो न्यूट्रिएंट है, जो इसके अंदर है, जो इसके अंदर, सब क्या हो गया? रिसाइकल, सब रिसाइकल। और डिकम्पोजिशन जानते हैं, सड़ाना, मतलब कोई चीज बचती नहीं है, सब जो है रिसाइकल होता रहता है, रिसाइकल, ठीक है। प्लांट में जो है वो चला जाएगा एनिमल्स में, एनिमल्स से वापस कहाँ जाएगा? धरती पर आ गया। आदमी खाली हाथ आया है, खाली हाथ चला गया, देखिए कुछ नहीं बचा उसके पास ना। सब क्या हो रहा है? रिसाइकल हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसमें एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, इस धरती पर अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? बताइए, व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? सन। लेकिन एक जगह छोड़ करके, एक जगह जो है एनर्जी का सोर्स सन नहीं होता है, एक जगह, वो है डीप सी में, गहरे समुद्र में। गहरे समुद्र में चूंकि लाइट नहीं जाती है, आपकी रिवर है, रिवर में नीचे तक लाइट चली जाएगी, पॉन्ड में चली जाएगी, लेकिन गहरे समुद्र में लाइट नीचे तक नहीं जाती। वहां एनर्जी का सोर्स जो है लाइट नहीं है, वो केमिकल है। कीमो ऑटोट्रॉप देखने को मिलते हैं, मिलता है ना कीमो ऑटोट्रॉप, तो उस पॉइंट को लिख लीजिएगा। एक्सेप्ट एंड डीप सी इकोसिस्टम, इकोसिस्टम, डीप सी इकोसिस्टम को छोड़ दीजिए, बाकी सब जगह क्या है? एनर्जी का सोर्स क्या है? सनलाइट है, ठीक है, सारे इकोसिस्टम में। सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट। चलिए एक चीज ये हो गया। सनलाइट पे डायरेक्ट कौन डिपेंड होता है?
लिख लिए, लिखते भी रहिए। डायरेक्ट कहा जाए सनलाइट पे कौन डिपेंड होता है? प्लांट। प्लांट डायरेक्ट सनलाइट लेते हैं। हम लोग सनलाइट पर डिपेंड हैं? नहीं है, डायरेक्ट नहीं है हम लोग इनडायरेक्ट, क्योंकि पौधे सनलाइट प्लांट के पास जाएगी, प्लांट भोजन बनाएगा, प्लांट को हम खाएंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट जो है सन पर डिपेंड नहीं, हम प्लांट पर डिपेंड, प्लांट सन पर डिपेंड। अगर प्लांट भोजन नहीं बनाएगा तो हम कैसे खाएंगे, ठीक है। तो कंज्यूमर्स जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स वो क्या है? डायरेक्ट डिपेंड ऑन लाइट, डिपेंड ऑन सनलाइट। इस चैप्टर में बहुत छोटे छोटे पॉइंट हैं, छोटा छोटा पॉइंट है। सनलाइट पे डायरेक्ट डिपेंड होते हैं, लेकिन कंज्यूमर्स क्या हैं? बट कंज्यूमर्स इनडायरेक्ट डिपेंड होते हैं, डायरेक्ट डिपेंड नहीं होंगे। सनलाइट की एनर्जी को हम लोग डायरेक्ट नहीं लेंगे। अब एक टॉपिक आ जाता है प्रोडक्टिविटी, बहुत ध्यान समझिएगा। प्रोडक्टिविटी लिख लिए हैं, थोड़ा फास्ट लिखिए, कै दिन चलाना चाहते हैं अभी? हाँ, लिख लिए। आगे देखिए, टॉपिक बहुत अच्छा सा समझने वाला है, प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी क्या है? देखिए, सबको पता है प्लांट्स जो हैं वो ऑटोट्रॉप्स हैं, फूड बनाते हैं। ध्यान सुनते रहिएगा। फोटोसिंथेसिस में फूड बनता है, ठीक है। प्रोडक्टिविटी और फोटोसिंथेसिस में थोड़ा सा अंतर है। अगर आप एरिया को भी कंसीडर कर लेंगे, एरिया, तो हो जाएगा प्रोडक्टिविटी, ठीक है। एरिया और टाइम। जैसे इसमें एक चीज पहले ये समझना है, मैं लिख रहा हूं, लिखते रहिएगा पहले। अमाउंट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड किसी यूनिट एरिया में लिविंग ऑर्गेनिज्म जितना भी बायोमास बनाते हैं यूनिट एरिया में, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। प्राइमरी प्रोडक्शन लिखिएगा और यहां पर बढ़ा दीजिएगा बायोमास प्रोड्यूस बाय लिविंग एरिया, खुल जाइए। एंड यूनिट टाइम भी बढ़ा लीजिए। यूनिट एरिया, यूनिट टाइम में जितना बायोमास प्रोड्यूस होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल्स है, ठीक है। एक पर्टिकुलर एरिया में और एक पर्टिकुलर टाइम में कितना बायोमास बना रहे हैं, ये है प्रोडक्टिविटी। कोई जरूरी नहीं है बायोमास, कितना एनर्जी बना रहे हैं, ठीक है। एनर्जी के टर्म्स में भी इसको दिखा सकते हैं। जैसे प्लांट ने सनलाइट से फूड बनाया तो उसकी बॉडी में कितनी एनर्जी इकट्ठी हुई, आप उसके टर्म्स में भी ले सकते हैं। समझ में आया? जैसे मान लीजिए ये इतना बड़ा एरिया है, इस एरिया में कुछ प्लांट लगे हुए हैं, कुछ इसमें एनिमल्स भी हैं, प्लांट भी हैं और एनिमल्स भी हैं। ये यूनिट एरिया में जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं, ये कितना फूड बना लिए अपने अंदर में। एनिमल्स तो फूड नहीं बनाएगा, एनिमल्स तो प्लांट को खा करके ग्रोथ करेगा। या कितनी एनर्जी को स्टोर कर लिए हैं अपनी बॉडी में, ठीक है, यूनिट एरिया में। और यूनिट टाइम लिया जाता है 1 साल का टाइम, 1 ईयर, 1 साल में, पर ठीक है। तो उसको बोलेंगे प्रोडक्टिविटी। इसकी यूनिट क्या है? इसकी जो यूनिट है वो क्या है? ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। अगर आप इसको बायोमास के टर्म्स में ले रहे हैं तो ग्राम, किलोग्राम नहीं लेंगे। बायोमास वजन होता है, वजन में हम लोग ग्राम ही दिखाते हैं, ध्यान रखिएगा। कितने ग्राम फूड बना पर मीटर स्क्वायर का मतलब एरिया किस में लिया जाता है? मीटर स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर में नहीं लेंगे एरिया, ठीक है।
जैसे मान लीजिए 10 ग्राम फूड बना, 10 ग्राम कितने एरिया में बना, 5 मीटर स्क्वायर, तो नीचे रखेंगे कितने साल में, 1 साल में, तो या 2 साल में बना तो 2 नीचे, समझ में आया, पर ईयर में। और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा ग्राम मीटर की पावर -2 ईयर की पावर -1, समझ में आया। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, अमाउंट ऑफ द बायोमास पर यूनिट एरिया यूनिट टाइम। और अगर एनर्जीज के टर्म्स मिलेंगे एनर्जी, तो आप लिखेंगे दूसरी यूनिट क्या है, किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। इसी को लिख सकते हैं किलो कैलोरी मीटर की पावर -2 ईयर की पावर -1, ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। जिसके पास पुरानी बुक होगी, ध्यान रखिएगा थोड़ा मिस्टेक किया गया है पुरानी वाली बुक में, और नई वाली बुक में शायद करेक्ट किया गया होगा, उसको आप सही कर लीजिएगा। मैं आपको बता रहा हूं कहाँ मिस्टेक है इनकी। देखिए किसकी, अगर आपके पास न्यू ओल्ड जो भी बुक है उसमें एक जगह लिखा है ग्राम, क्या लिखा उन्होंने, हाँ ग्राम की पावर -2 लिखा है ना। ओल्ड बुक अगर है तो देखिएगा, ग्राम की पावर -2 और एनर्जी को लिखा है किलो कैलोरी मीटर की पावर -2। यहाँ इसमें देखिए टाइम नहीं लिखा है, ध्यान सुनिएगा, इसमें टाइम नहीं है, ये हम प्रोडक्टिविटी बता रहे हैं, ठीक है। आगे उसने प्रोडक्टिविटी समझाया है। ये जो यूनिट लिखी गई है ये है प्रोडक्शन की। जैसे मान लीजिए किसी यूनिट एरिया में कितना फूड बना, ये है प्रोडक्शन, और कितने टाइम में बना, ये है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में ले जाती है, यूनिट टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने मिस्टेक ये किया है कि ग्राम पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, मीटर नहीं लिखा है इन्होंने ओल्ड बुक में, ठीक। इसमें टाइम नहीं लिखा है, आप कहेंगे टाइम कहाँ गया इसमें, ईयर कहाँ गया, तो ये प्रोडक्शन लिखा है। अब आप टाइम के अगर इस पे ईयर लगा देंगे, पर ईयर, तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्टिविटी आ जाएगी। प्रोडक्टिविटी को हमेशा यूनिट टाइम में मेजर करते हैं। ये प्रोडक्शन है, कितने यूनिट एरिया में कितना भोजन बना, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन। और प्रोडक्शन पर यूनिट टाइम को क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। समझ में आ रहा है ना। अगर कहा जाए कि मैं लिख दे रहा हूं प्रोडक्शन इन यूनिट टाइम में कितना भोजन बना, कितना बायोमास बना, कितनी एनर्जी बनी, वो क्या है, प्रोडक्टिविटी है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जब आप प्रोडक्शन लिखेंगे और कहा जाए इस प्रोडक्शन की यूनिट बताइए, तो इसमें टाइम को हटा दिया जाएगा, प्रोडक्शन में टाइम हटा दें, क्योंकि टाइम को जोड़ करके तो प्रोडक्टिविटी आता है। देखिए इतनी यूनिट देख रहे हैं, इतनी यूनिट क्या है, ये प्रोडक्शन की यूनिट है। इतना यूनिट क्या है, प्रोडक्शन क्या है, और इसमें आप यूनिट टाइम भी ले लेंगे तो किसका आ जाएगा, प्रोडक्टिविटी क्या आ जाएगा। समझ में आ रहा ना। इतना यूनिट जो सर्किल किया गया है ये प्रोडक्शन का है। प्रोडक्शन लेते हैं कितना बायोमास यूनिट एरिया में बना या कितनी एनर्जी यूनिट एरिया में बनी, ये है प्रोडक्शन। और उसमें आप टाइम को भी कंसीडर कर लेंगे तो प्रोडक्टिविटी। इसलिए मैंने पूरा डेफिनेशन लिख दिया यहाँ तक। देखिए यूनिट टाइम लिखा ना, मैंने प्रोडक्टिविटी का ही डेफिनेशन यहाँ आपको बता दिया। अगर इसको हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्शन का प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी यूनिट में ईयर हट जाएगा, खाली इतना रहेगा जो बुक में स्टार्टिंग में लिख के समझाया गया। ये चीज बाद में उसने प्रोडक्टिविटी को भी बताया पूरी तरीके से। अब देखिए प्रोडक्टिविटी समझ में आया कि यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में कितना भोजन बनता है या कितनी एनर्जी बनती है, उसको बोलते हैं प्रोडक्टिविटी। अब ये प्रोडक्टिविटी दो टाइप की है। इसके जो टाइप्स हैं वो दो हैं। पहला है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब प्लांट के द्वारा, प्लांट जितना भोजन बनाते हैं, भाई फोटोसिंथेसिस तो प्लांट ही करते हैं ना, ऑटोट्रॉफ। तो प्लांट यूनिट एरिया में यूनिट टाइम में जितना भोजन बनाते हैं, यूनिट एरिया किसी पर्टिकुलर एरिया ले लिया आपने और 1 साल का टाइम ले लिया, यूनिट टाइम में कितना भोजन बन रहा है या कितनी एनर्जी बॉडी में बना रहे हैं, किलो कैलोरी के टर्म्स मिलेंगे।
उसको बोलते हैं प्राइमरी। ये प्राइमरी किसके लिए होती है? फॉर प्रोड्यूसर्स, ये प्रोड्यूसर्स के लिए है। प्रोड्यूसर्स का मतलब प्लांट के लिए है। सेकेंडरी किसके लिए होती है? सेकेंडरी एनिमल्स के लिए है, फॉर कंज्यूमर्स, ये कंज्यूमर्स के लिए है। कंज्यूमर्स का मीनिंग एनिमल्स के लिए। जैसे देखिए ये प्लांट है आपके पास, प्लांट ने सनलाइट को लिया, इधर देख लीजिए, ये प्लांट है, ये लाइट को लेकर के किसी पर्टिकुलर एरिया में और यूनिट टाइम में जितना भोजन बनाएगा या जितनी एनर्जी को स्टोर करेगा वो क्या हो जाएगी? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इस प्लांट को जो भी खाएगा एनिमल, उस एनिमल की बॉडी में प्लांट को कंज्यूम किया, अब ये एनिमल अपनी बॉडी में क्या करेगा? ग्रोथ करेगा। एनिमल फूड नहीं बनाता है लेकिन अपनी बॉडी में ग्रो करेगा, बायोमास बनाएगा। ठीक है, बायोमास का मतलब वो लिविंग मैटर है। तो इसकी बॉडी में जो ग्रोथ होगी या जो बायोमास बनेगा या जो एनर्जी इकट्ठा होगी, इसके द्वारा वो क्या होगी? वो सेकेंडरी होगी। समझ में आया? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी प्लांट्स के लिए टर्म यूज किया जाता है और सेकेंडरी होती है एनिमल्स के लिए। इतना ध्यान रखना आपको। यूनिट दोनों का वही सेम रहेगा। इसके बाद देखिए प्राइमरी के भी दो टाइप। प्राइमरी जो है ये प्राइमरी हो गया, और इसमें एक टर्म समझना है कि नेट प्राइमरी और ग्रॉस प्राइमरी, इसके दो टाइप हैं। प्राइमरी के कितने टाइप्स? इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के दो टाइप हैं। एक क्या है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यहां तक समझ में आ गया है? यहां तक आ गया ना कि प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए सेकेंडरी होती है। अब प्राइमरी के दो टाइप हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और दूसरा सेकंड क्या है? नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट। सेकेंडरी के टाइप्स नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। ये केवल टाइप्स प्राइमरी के हैं। सेकेंडरी में ये नहीं लिखते हैं कि ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी और ये नहीं। समझ में आया? हाँ, ये टर्म केवल प्राइमरी के लिए यूज किए जाते हैं। ग्रॉस समझ लीजिए क्या होता है। देखिए प्लांट, जैसे इसको ऐसे समझिए, आपके पास 100 रुपीज हैं, ठीक है, और आपने उसमें से 30 रुपीज खर्च कर दिया। कितना बचा आपके पास? 70 बचा ना। तो ग्रॉस ये है, 100 क्या है? ये ग्रॉस है। ठीक, आपने 30 खर्च कर दिया तो आपके पास नेट कितना बचा? नेट जानते हैं, प्रॉफिट और लॉस को बैलेंस करने के बाद में जो धन बचता है वो नेट होता है। तो 30 लॉस करने के बाद 70 आपके पास बच रहा है, ये 70 क्या है? नेट है। तो नेट ये बच्चा, तो ग्रॉस ज्यादा होता है और नेट क्या होता है? उसके कंपैरिजन में कम रहता है। इतना ध्यान रखना, क्योंकि ग्रॉस में से जब कुछ लॉस हो जाएगा तो बचेगा जो नेट। अब कैसे? देखिए ये प्लांट है, प्लांट ने सनलाइट की मदद से फूड बनाया। मान लीजिए 100 जूल फूड बनाया, 100 किलो जूल फूड बना लिया। एनर्जी के टर्म्स में देख रहे हैं इसको हम। अब प्लांट, क्या ये सारा भोजन एनिमल्स को ट्रांसफर हो जाएगा? प्लांट अपने लिए कुछ नहीं करेगा, उसको भी अपनी लाइफ चलानी है, उसको भी एनर्जी चाहिए, उसको भी रेस्पिरेशन करना होता है ना, श्वसन। ठीक है, तो प्लांट कुछ एनर्जी अपने लिए भी लॉस करेगा। तो जितनी एनर्जी वो लॉस करेगा उसको लिखते हैं आर, रेस्पिरेशन के रूप में। रेस्पिरेशन के रूप में कुछ एनर्जी को ये लॉस कर देगा अपनी। इस प्लांट को जब कोई एनिमल खाएगा, यहाँ पर एनिमल, तो अगर 100 जूल है तो एनिमल के पास 100 जूल नहीं जाएगा, क्योंकि सोचिए अगर 30 जूल इसने यहाँ वेस्ट कर दिया रेस्पिरेशन में तो कितनी पहुंची? 70 पहुंची ना अगले वाले पे। तो ये 70 नेट होती है। तो प्लांट के द्वारा कंज्यूमर्स को जो एनर्जी मिलेगी वो नेट मिलती है, और प्लांट जो फोटोसिंथेसिस में फूड बनाता है वो ग्रॉस होती है। समझ में आएगा ना? ग्रॉस फोटोसिंथेसिस बनने वाली टोटल एनर्जी या बायोमास है, और अगले ट्रॉफिक लेवल पर जाने वाला कंज्यूमर्स के लेवल पर वो नेट जाता है, क्योंकि इतना लॉस हो जाता है। तो यहाँ लिखिएगा ग्रॉस क्या है? ये टोटल बायोमास है, टोटल बायोमास, या फिर टोटल एनर्जी भी बोल सकते हैं। सिंथेसाइज जो बनती है, सिंथेसाइज्ड इन फोटोसिंथेसिस,
जो फोटोसिंथेसिस में बनेगा जितनी एनर्जी, इसको बोलेंगे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि प्लांट के द्वारा है ये। और नेट क्या है? ये प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दैट ट्रांसफर, जो ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर टू कंज्यूमर, जो कंज्यूमर को ट्रांसफर की जाती है। मतलब जीपीपी में से, सॉरी हाँ, जीपीपी ग्रॉस है, उसमें से अगर आर को माइनस कर देंगे तो क्या बच जाएगा? एनपीपी। आर वही लॉस है ना, जितना लॉस हो गया एनर्जी का, उसको लॉस को घटा दीजिए, बाकी बच जाएगा एनपीपी। तो यही पूछा जाता है कि जब फूड चेन में एनर्जी ट्रांसफर होती है तो प्लांट के द्वारा अगले एनिमल्स को कौन सी एनर्जी ट्रांसफर की जाती है? तो ये है एनपीपी, यही ट्रांसफर होती है। ट्रांसफर यहाँ लिखा भी है मैंने, ट्रांसफर टू कंज्यूमर्स। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जीपीपी इक्वल टू एनपीपी प्लस आर, ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जब क्वेश्चन आएगा तो और क्लियर होगा आपका ये सब। अब देखिए एक चीज और, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, कौन सी वाली? प्राइमरी। इसमें आपके ये सेकेंडरी वाले में ये ग्रॉस और नेट नहीं होता है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे चीज है कि जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ये सबसे हाईएस्ट कहां होती है? पूछा जाता है कि दो तरीके का इकोसिस्टम हमारे पास है, एक पानी वाला है और एक टेरेस्ट्रियल है। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल में इकोसिस्टम में ज्यादा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होती है कि एक्वाटिक में होती है? तो लिखेंगे मोर एन एक्वाटिक की टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल एंड टेरेस्ट्रियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है। मतलब जो ग्रास आपके फॉरेस्ट हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है ना, सबसे बड़े जंगल धरती पर, सबसे बड़ा जंगल कहाँ है? फॉरेस्ट, अमेजन रेन फॉरेस्ट, साउथ अमेरिका, अमेजन रेन फॉरेस्ट। ठीक है, हाँ। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा फूड बनता है, लेकिन देखा जाए तो ओशियन का एरिया तो बहुत ज्यादा, धरती पर 70% तो पानी है और 30% पे लैंड है, तो प्रोडक्टिविटी तो 70% वाले में होनी चाहिए ये। हाँ नहीं, ये नहीं, ये सांप की बातें मैं समझा रहा हूं। देखिए टेरेस्ट्रियल में आपके सबसे ज्यादा है, ठीक है, देन एक्वाटिक, एक्वाटिक के कंपैरिजन में आपको टेरेस्ट्रियल में ज्यादा मिलेगी, लेकिन बट एरिया किसका ज्यादा है? एरिया अगर देखा जाए तो एरिया आपका एक्वाटिक का मोर होता है। एक्वाटिक इकोसिस्टम का एरिया ज्यादा, 70% में वाटर है, लेकिन फिर भी फूड ज्यादा क्यों नहीं बनता है? फिर भी प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो इसका कारण यह है कि ओशियन जो है, क्योंकि सबसे बड़ा एक्वाटिक सोर्स क्या है? ओशियन है, जहां सबसे ज्यादा वाटर है। ओशियन में आपके कुछ चीजों की कमी है, नाइट्रोजन लिमिटिंग है। भोजन बनाने के लिए मिट्टी होनी चाहिए, मिट्टी में नाइट्रोजन होनी चाहिए, अदरवाइज फूड नहीं बनेगा। तो पानी में नाइट्रोजन की बहुत कमी होती है, समझ में आया? जितनी नाइट्रोजन आपके सॉइल में है और उसके कंपैरिजन में वाटर में नाइट्रोजन का कंटेंट कम है। पहली चीज तो ये हो गया, नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर होता है कहाँ? एक्वाटिक में। भले एरिया ज्यादा है, लेकिन नाइट्रोजन क्या है? लिमिटिंग है, इसलिए फूड ज्यादा नहीं बनता है। ठीक है, और दूसरा एक रीजन और देखिए इसमें आपको मिलेगा, लाइट नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, नो लाइट इन डीप ओशियन, ओशियन में गहराई तक जो है लाइट नहीं जाती है। ठीक, तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? रिड्यूस हो जाती है। तो ये दो आपके पॉइंट हैं जिसकी वजह से एक्वाटिक इकोसिस्टम में या ओशियन में प्रोडक्टिविटी क्या होती है?
कम। क्वेश्चन भी पूछा गया है कि डिस्कस द मेन रीजन फॉर द लो प्रोडक्टिविटी इन द ओशियन, ओशियन में क्यों कम होती है जबकि एरिया बहुत ज्यादा है। यही दो मेन पॉइंट हैं। तो पहली चीज तो आपका ये हो गया कि प्रोडक्टिविटी प्राइमरी वाली कहाँ ज्यादा होगी, तो टेरेस्ट्रियल में ज्यादा होगा और एक्वेटिक में कम होता है। अब एक डाटा लिखा गया है कि पूरे बायोस्फीयर, पूरे धरती पर, ठीक है, 170 बिलियन टन जो है फूड बनता है। 170। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कितनी है, 170 बिलियन टन है। ऑफ दिस ऑक्यूपाइंग 70% ऑफ द सरफेस। प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशियन क्या है, 55 बिलियन टन। देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, ये डाटा याद कर लीजिएगा, होल बायोस्फीयर, होल जितने भी इकोसिस्टम, पूरी धरती पर जितने भी इकोसिस्टम हैं, होल बायोस्फीयर में 170 बिलियंस टन इतना फूड बनता है पर ईयर, ठीक है। ये एनपीपी है, ये क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पूरे बायोस्फीयर की कितनी है, नेट 170 बिलियन टन है, नेट है। मतलब आर को घटाने के बाद में, रेस्पिरेटरी लॉस घटाने के बाद में इतना है टोटल। लेकिन इसमें देखा जाए तो 70% जो है केवल ओशियन में 50, ओशियन में कितना है, ओशियन में आपका 55 बिलियन टन है। और टेरेस्ट्रियल में कितना होगा, घटा के बताइए, टेरेस्ट्रियल में कितना बचेगा, 5 हो गया, 6, 5, 1, 115 टन, 115 बिलियन टन, इतना बिलियन टन, यही है ना, बताइए। 70% अकेले एक्वेटिक पानी है धरती पर, उसके बावजूद भी 55 बिलियन टन केवल फूड बन रहा है वाटर में, और 30% में लैंड है, 30% में। तो 170 बिलियन टन टोटल फूड बन रहा है, उसमें से अकेले 115 बिलियन टन कहाँ है, लैंड पर है, जबकि 30% एरिया है लैंड का। तो रीजन समझ में है वाटर में क्यों कम है, क्योंकि वाटर में दो फैक्टर काम करता है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपको ये बता दिया कि टेरेस्ट्रियल में कहाँ ज्यादा है, टेरेस्ट्रियल में, और इसमें किस में ज्यादा हो गया। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, किस चीज पर निर्भर करती है, ज्यादा फूड बनेगा कि कम बनेगा, वो चीज अलग है कि एक्वेटिक है कि टेरेस्ट्रियल है। अगर टेरेस्ट्रियल है तो टेरेस्ट्रियल में फूड ज्यादा बनेगा एक्वेटिक के कंपैरिजन में। लेकिन टेरेस्ट्रियल में भी क्या सब जगह एक जैसा फूड बनता है, या एक्वेटिक इकोसिस्टम में हर जगह एक जैसा फूड बनता है? हर जगह एक जैसा नहीं। जितने टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, भले टेरेस्ट्रियल में ज्यादा प्रोडक्टिविटी, लेकिन हर टेरेस्ट्रियल में, जैसे टेरेस्ट्रियल को मतलब समझते हैं, ग्रासलैंड हो गया टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और बताइए टेरेस्ट्रियल के, कुछ तो बताइए टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के और एग्जांपल। ग्रासलैंड हो गया और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया, आपका डिजर्ट हो गया, ठीक है, ये सब टेरेस्ट्रियल के एग्जांपल हैं। हाँ, और टेम्परेट हो गया, और पोलर, धरती पर जाएंगे जो ऊपर पोलर एरिया होते हैं, पोलर जहां हमेशा बर्फ जमी रहती है, ठीक है, पूरा आइस जमी रहती है, पोलर वाला एरिया। आर्कटिक टुंड्रा रीजन जो होता है जहां हमेशा बर्फ जमी रहती है। तो क्या हर जगह प्रोडक्टिविटी सेम है? नहीं है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी सेम नहीं होती है, तो किस चीज पर डिपेंड करता है ये कि प्रोडक्टिविटी कहीं ज्यादा है कहीं कम है? वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ स्पीसीज, टाइप ऑफ स्पीसीज, किस तरीके का प्लांट है वहां पर। हर प्लांट के फूड बनाने की क्षमता अलग अलग होती है, ठीक है। टाइप ऑफ स्पीसीज, जैसे देखा जाए C4 प्लांट जो होते हैं, C4 प्लांट ये ज्यादा फूड बनाते हैं, इनकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? मोर होती है। और C3 प्लांट की प्रोडक्टिविटी क्या है? लेस है। ये चीज पता है ना, फोटोसिंथेसिस में बताया गया होगा कि C4 प्लांट इन कंपैरिजन टू द C3 ज्यादा फूड बनाते हैं। शुगर केन क्या है? C4 प्लांट है, ठीक। तो पहला है कि प्लांट की स्पीसीज का टाइप क्या, कैसा प्लांट है। दूसरा क्या है
इन्वायरमेंट कैसा है वहां का, इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसी है। अगर बहुत ज्यादा ठंडक होगी तब भी फूड नहीं बनेगा, बहुत ज्यादा गर्मी होगी जैसे डिजर्ट में होता तब भी फूड कम बनेगा, बहुत ज्यादा ठंडक अगर कोल्ड एरिया होगा जैसे पोलर जहां बर्फ जमी रहती है वहां पर भी फूड कम बनता है। तो फूड बनाने के लिए क्या चाहिए, गर्मी भी चाहिए, थोड़ा गर्मी भी हो, थोड़ा सा नमी भी हो। अब वो चीज कहाँ देखने को मिलती है, ट्रॉपिकल एरिया। जो ट्रॉपिक्स आपका होता है वहां घने जंगल है, क्यों है, क्योंकि बारिश भी बहुत ज्यादा होती है, टेम्परेचर भी अच्छा खासा होता है, वार्म एंड मॉइस्ट इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट भी जरूरी है, कैसा इन्वायरमेंट होना चाहिए, वार्म के साथ साथ एंड मॉइस्ट, बारिश भी होनी चाहिए, बारिश होगा तभी नमी रहेगा, और गर्मी होगा तो वार्म इन्वायरमेंट रहेगा। ठीक, ये आपको देखने को कहाँ मिलता है, ये आपको एट इक्वेटर पे मिलता है। इक्वेटर का मतलब ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी, कहा जाए पूरी धरती पर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ है, तो हमने पढ़ा कि टेरेस्ट्रियल में होता है, और टेरेस्ट्रियल में किस में है, ट्रॉपिकल में है। तो एक सीक्वेंस लिख लीजिएगा कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट में फूड बनेगा, उसके बाद कहाँ बनेगा, टेम्परेट में बनेगा, टेम्परेट में बनेगा, उसके बाद बनेगा ग्रासलैंड, ग्रासलैंड घास का मैदान, उसमें ज्यादा फूड बनेगा, उसके बाद बताएंगे डिजर्ट में हो गया, और सबसे लास्ट में है टुंड्रा रीजन। जो टुंड्रा रीजन होता है जहां बर्फ जमी रहती है हमेशा, क्योंकि वहां टेम्परेचर बहुत कोल्ड होता है। तो ये सीक्वेंस है। और एक चीज और, इन्वायरमेंट में देखिए, इन्वायरमेंट में कई चीजें हैं। इन्वायरमेंट में मैंने एक साथ लिख तो दिया है, इन्वायरमेंट में आप कहेंगे टेम्परेचर कैसा है वहां का, ठीक है, वाटर कंटेंट, वाटर कंटेंट कैसा है वहां का, वहां की सॉइल कैसी है, जैसे मिट्टी रहेगी वैसे उसमें न्यूट्रिएंट रहेंगे, सॉइल अच्छी रहेगी तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी। सॉइल में मिनरल कंटेंट कैसा है, मिनरल कंपोजिशन भी मायने रखता है, सॉइल का मिनरल कंपोजिशन, ठीक है। सॉइल में बहुत सारी चीजें हैं, सॉइल का पीएच कैसा है, सॉइल में एरेशन कैसा है, एयर है कि नहीं है, ठीक, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कैसी है, बहुत सारी चीजें हैं सॉइल में। ये टॉपिक हो गया, इसमें यही 2-4 क्वेश्चन ध्यान रखना जो मैंने आपको बताए हैं। आगे देखिए, अगला जो है डिकम्पोजिशन पढ़ना है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन बता सकते हैं क्या है, कोई भी प्लांट, कोई भी एनिमल, ठीक है, कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट जब डाई करता है, डाई करने के बाद कहाँ चला जाएगा, धरती पर। इसके बाद उसकी डेड बॉडी को क्या बोलेंगे, डेट्राइटस। फिर डिकम्पोजर्स जो होते हैं उसकी डेड बॉडी को सड़ाते हैं, क्योंकि इस डेड बॉडी में क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, ऑर्गेनिक है, ठीक, उसको सड़ाएंगे और ऑर्गेनिक मैटर को क्या कर देंगे, इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर जो डेड बॉडी में होता है उसको इनऑर्गेनिक में, क्योंकि इनऑर्गेनिक में बदलेगा तभी तो प्लांट लेगा ना। प्लांट किस चीज को ज्यादा लेता है, इनऑर्गेनिक मैटर को लेता है, समझ में आया, मिट्टी से। और ये प्रोसेस चल कहाँ रहा है, ये सॉइल में चल रहा होता है, बैक्टीरिया, फंगस, अर्थवर्म की मदद से। तो इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटस, कैसे लिखेंगे, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर into simple inorganic materials, ठीक।
तो ये इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है आपको, इसमें कई स्टेप है, उन स्टेप को हमको समझना है क्या स्टेप होते हैं। डेट्राइटस समझ लीजिए, डेट्राइटस क्या एक वर्ड है, डेट्राइटस, डेट्राइटस, डेट्राइटस डेड बॉडी को बोलते हैं। जो डेड बॉडी होती है, चाहे प्लांट है चाहे एनिमल की डेड बॉडी, उसको क्या बोलेंगे, डेट्राइटस। एनिमल की बॉडी का कहीं लीफ, प्लांट की लीफ गिर जाती है वो भी डेट्राइटस है, पूरा प्लांट डाई कर गया वो भी डेट्राइटस, फ्लावर गिर गया, फ्रूट गिर गया, सब डेट्राइटस है। ठीक है, तो डेट्राइटस का ही डिकम्पोजिशन होता है। हो गया, देखिए एक रे डायग्राम में समझ में आ जाएगा कितने स्टेप हैं। पहले एक बार स्टेप आप साइड नोट कर लीजिए, कितने स्टेप्स हैं। पहला स्टेप पढ़ेंगे फ्रेगमेंटेशन। पहला स्टेप जो है वो क्या है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, दूसरा है लीचिंग, तीसरा बताइए, बोलो जी, कैटाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म, चौथा है ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमिफिकेशन, और पांचवा स्टेप हो गया मिनरलाइजेशन, मिनरलाइजेशन। ये 5 स्टेप हैं, ये पांचों स्टेप को मिला करके तब डिकम्पोजिशन होता है। ये पांचों स्टेप ध्यान सुनिएगा, एक साथ चलते हैं। इधर देख लो जी, थोड़ा सा इधर देख लीजिए, पांचों स्टेप एक साथ होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले फ्रेगमेंटेशन होगा उसके बाद ये, उसके बाद ये, नहीं, सब एक साथ चल रहा होता है। ठीक है, एक साथ, मतलब जैसे अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पहले देखिए, जैसे ये देखिए, ये कोई डेड बॉडी है, ये क्या है, डेट्राइटस, डेड, एकदम समझते जाइएगा। प्लांट या एनिमल की डेड बॉडी है, कोई पार्ट है उसकी बॉडी का, मिट्टी में है, सरफेस पर है, मिट्टी के ऊपर है, इसको सड़ाना है। कैसे सड़ेगा ये, डेट्राइटस समझ में आया। अब डेट्राइटस पर इसके साथ होगा क्या, इसमें क्या चीज है बताएंगे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है इसमें। क्या है इसमें, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर है। इसमें आपके प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, विटामिन, ये सारी चीजें होंगी ना। इसको तोड़ करके आसान बनाना है। ठीक, तो सबसे पहले कौन अटैक करेगा, मिट्टी के अंदर जो अर्थवॉर्म रहेगा, ठीक है, अर्थवॉर्म, वो आएंगे, अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या बोलते हैं, फार्मर्स के फ्रेंड बोले जाते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को पोरस बना देते हैं, मिट्टी को चाल देते हैं, भुरभुरा कर देते हैं। जितनी पोरस रहेगी उतना ही बढ़िया एयर की मात्रा बढ़ जाएगी, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। एक तो फायदा ये हो गया। दूसरा क्या, डेड बॉडी को सड़ाते भी हैं। कैसे, इस डेट्राइटस को अर्थवॉर्म आएगा, अर्थवॉर्म इसकी बॉडी के इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देगा। डेट्राइटस को क्या करेगा, वो तोड़ देगा। ठीक है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो पहला स्टेप समझ में आया। फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग क्या है कि डेट्राइटस को अर्थवॉर्म की मदद से छोटे छोटे पार्ट में क्या कर दिया गया, ये तोड़ दिया गया, ये फ्रेगमेंटेड हो गया, फ्रेगमेंटेड डेट्राइटस। अब ये डेट्राइटस क्या हो गया, छोटे छोटे हिस्सों में टूट गया। ठीक है, स्मॉल इसके पचकर्रे उड़ गए, डेट्राइटस। समझ में आया। अब इसमें से जो चीजें, इसमें क्या क्या है बता सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक तो है, तो क्या इनऑर्गेनिक नहीं है डेड बॉडी में, होता हमारे अंदर भी तो इनऑर्गेनिक है। ठीक है, मैं यहाँ इनऑर्गेनिक लिख दे रहा हूँ। इनऑर्गेनिक जो है, इनऑर्गेनिक में कौन कौन सी चीजें आएंगी, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में है, ऑक्सीजन, ठीक है, जितने मिनरल्स हैं, मिनरल्स वो सब क्या है, इनऑर्गेनिक है। वाटर क्या है, इनऑर्गेनिक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जितने आयंस हैं वो क्या है, इनऑर्गेनिक है। तो ये सारे इनऑर्गेनिक इसके अंदर है, लेकिन किसकी मात्रा ज्यादा है डेड बॉडी में, ऑर्गेनिक की। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर भी है एंड इनऑर्गेनिक भी है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इसकी संख्या ज्यादा, ये ज्यादा है, इसलिए बुक में केवल यही लिखा हुआ है। अब जब ये टूटेगा तो इस डेड, ये अर्थवॉर्म केवल इसको तोड़ देता और कुछ नहीं करता। तोड़ेगा तो इसमें ऑर्गेनिक भी है और क्या है,
इनऑर्गेनिक दोनों हैं, ठीक है। इसमें जो इनऑर्गेनिक रहेगा, देखिए जितना भी इनऑर्गेनिक है, जैसे ये जमीन है, धरती है, उस पर ये चल रहा, ये डेड बॉडी है, अर्थवर्म आया, उसने इसको तोड़ दिया, छोटा छोटा कर दिया। इसके अंदर जितना भी वाटर सॉल्युबल पानी जब बरसेगा, जब कभी बारिश होगी, तो बारिश में पानी जब इस पर मिट्टी पर आएगा, तो पानी के साथ में इसमें जितने वाटर सॉल्युबल मिनरल्स हैं वो सब कहाँ चले जाएंगे? नीचे, जमीन में नीचे लेयर्स में चले जाएंगे। उसको बोलते हैं लीचिंग। लीचिंग का मतलब वाटर सॉल्युबल मिनरल्स जो हैं आपके डेड बॉडी में, जो हैं, जो पानी में सॉल्युबल हैं, वो पानी के साथ कहाँ चले जाएंगे? जमीन की निचली लेयर में पहुंच जाएंगे, और प्लांट को अवेलेबल नहीं रहेंगे। वो प्लांट उनको नहीं ले सकता है, अनअवेलेबल फॉर प्लांट, क्योंकि इतना नीचे चले जाते हैं। समझ में आ रहा ना? जो खेत में खाद डालते हैं, क्या लगता है कि सारी खाद ये प्लांट खा जाता है? जितने फर्टिलाइजर आप मिलाते हैं प्लांट ले लेता नहीं। बारिश आती है, बारिश के सारे जो है कुछ न्यूट्रिएंट जो होते हैं इसमें फर्टिलाइजर में, वो सब चले जाते हैं नीचे, प्लांट को कम मिलता है, इसलिए बार बार खाद मिलानी पड़ती है, फर्टिलाइजर मिलाना पड़ता है। तो वाटर सॉल्युबल जितने भी इनऑर्गेनिक एलिमेंट हैं वो सब लीच करके डीप अर्थ में चले जाएंगे। इसको बोलेंगे लीचिंग। क्या बोलेंगे? लीचिंग। तो लीचिंग का मतलब मैं यहां लिख दे रहा हूं, देखिए लीचिंग क्या है? वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स गो डाउन, चले जाएंगे नीचे, इन डीप लेयर्स, अर्थ में नीचे चले जाते हैं, और प्रेसिपिटेट हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ द सॉल्ट, और सॉल्ट का रूप ले लेते हैं। ये आयंस किस में बदल गया? सॉल्ट के रूप में, और प्लांट के लिए अनअवेलेबल हो गया, प्लांट इसको नहीं ले सकता है, ठीक है। एंड प्रेसिपिटेट in the form of salt, ये लीचिंग होता है। वाटर सॉल्युबल मिनरल्स लीच डाउन, मूव डाउन टू द डीप लेयर ऑफ अर्थ एंड अनअवेलेबल फॉर द प्लांट्स। तो ये तो सब नीचे चले गए, ठीक है। तो लीचिंग में मिनरल्स जो हैं आपके वो कहाँ चले गए? वो चले गए नीचे। जो बाकी बचा हुआ है डेड बॉडी, अब देखिए जो डेड बॉडी है उसमें क्या चीज ज्यादा है बताएंगे? अभी सारा इनऑर्गेनिक नहीं गया, कुछ इनऑर्गेनिक चला गया नीचे, जो पानी में सॉल्युबल था। जो सॉल्युबल नहीं है वो तो ऊपर ही है ना, और सारा ऑर्गेनिक अभी ऊपर है। तो ये जो ऊपर बचा हुआ है इसमें क्या है? इसमें ऑर्गेनिक तो पूरा है, और कुछ क्या है? थोड़ा सा इनऑर्गेनिक भी है। ये थोड़ा सा स्मॉलेस्ट थोड़ा सा इनऑर्गेनिक है। अब इसके साथ क्या होगा? दो स्टेप पूरा हो गया। देखिए फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग समझ में आ गया ना? यहां ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों था, ऑर्गेनिक बहुत ज्यादा था, ऑर्गेनिक अभी कहीं खत्म नहीं हो रहा है। जैसे ही फ्रेगमेंटेशन होगा तो अर्थवर्म केवल इसको तोड़ देगा। फिर जब बारिश होगी तो जितने भी पानी में सॉल्युबल मिनरल्स हैं इनऑर्गेनिक, वो सब नीचे चले जाएंगे, लेकिन इनसॉल्युबल वाले कहाँ रह गए? अभी भी धरती के ऊपर हैं। सारा ऑर्गेनिक क्या है? ऊपर पड़ा हुआ है, अभी वो सड़ा नहीं पूरी तरीके से। अब सड़ाने का काम कौन करेगा? बैक्टीरिया आएगा, फंगस आएगा, उसको तोड़ेगा। तो तीसरा स्टेप जो पढ़ते हैं वो है कैटाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में वो वाला डायग्राम यहां से दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये जो आपका है इस पर, ये अभी क्या है? इस पर कैटाबॉलिज्म होगा। कैटाबॉलिज्म किसके द्वारा होगा? बैक्टीरिया और फंगस के द्वारा होगा। ये जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको तोड़ने का काम केवल केवल किसका है बताइए? जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने का काम बैक्टीरिया फंगस का। अर्थवर्म तो केवल उसको टुकड़ों कर दिया था और कुछ नहीं किया था। अब ये ऑर्गेनिक मैटर खत्म कौन करेगा? ये, ठीक है। ये ऑर्गेनिक मैटर को बैक्टीरिया फंजाई खाएंगे, और खा करके क्या करेंगे? सिंपल इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट हो गया। तो तीसरा स्टेप हो गया कैटाबॉलिज्म। चौथा क्या है? ह्यूमस। यही जो सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर बना हुआ है आप देख रहे हैं, ठीक है,
इसको इसमें से कुछ पार्ट को इसको बोलेंगे आप ह्यूमस। क्या बोलेंगे इसको? ह्यूमस है। ठीक। ऑर्गेनिक किस में कन्वर्ट हो गया? इनऑर्गेनिक में। सारा ऑर्गेनिक बदल गया इनऑर्गेनिक में। ठीक है। बाकी यहां जो इनऑर्गेनिक था वो तो कुछ जमीन में चला गया, और जो ऊपर बचा था ऑर्गेनिक उसको सबको कन्वर्ट किसने कर दिया? बैक्टीरिया ने इनऑर्गेनिक बदल दिया। उसी इनऑर्गेनिक को क्या बोल रहे हैं? ह्यूमस। अब बताएंगे सबसे ज्यादा इनऑर्गेनिक एलिमेंट कहां देखने को मिलते हैं? तो ह्यूमस में। पढ़ लीजिएगा, लिखा है लाइन, ह्यूमस इज द रिच रिजर्वॉयर ऑफ द मिनरल्स। मिनरल्स का सबसे ज्यादा बड़ा खजाना कौन सा है? वो यही है, क्योंकि सबसे ज्यादा मिनरल्स आपको कहां देखने को मिलेंगे? भाई इनऑर्गेनिक मैटर क्या है? मिनरल्स ही तो है। आखिर कहा जाए मिनरल्स क्या होते हैं? जमीन में अर्थ में जो मिनरल्स हैं, या मिनरल्स क्या है? इनऑर्गेनिक ही तो होते हैं। तो इनऑर्गेनिक का रिजर्वॉयर, खजाना कौन है? ह्यूमस है। तो ह्यूमस जो है वो क्या है? रिजर्वॉयर है। रिजर्वॉयर ऑफ किसका? मिनरल्स का। ठीक। तो एक वर्ड लिखा गया होगा ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन का मीनिंग क्या है? कि ह्यूमस का बनना। ठीक है। यहां से जो ह्यूमस कन्वर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं ह्यूमिफिकेशन। तो ह्यूमस में बहुत ज्यादा क्या देखने को मिलते हैं? मिनरल्स देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा ह्यूमस के बारे में और जान लीजिए, यही जानना जरूरी है। ह्यूमस कैसा है? ब्लैक कलर्ड का। ब्लैक, काले रंग का होता है। ब्लैक कलर्ड, एमॉर्फस होता है। एमॉर्फस, क्रिस्टलाइन होता है। क्रिस्टलाइन सॉरी कोलॉइडल है। एमॉर्फस, कोलॉइडल। इसकी नेचर कैसी है? एमॉर्फस है, कोलॉइडल है, ब्लैक कलर का है। ठीक। और रिजर्वॉयर है। रिजर्वॉयर खजाना है। रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट का रिजर्वॉयर है। सारे न्यूट्रिएंट देखने को मिलेंगे ह्यूमस में। ठीक। और एक चीज और है, ह्यूमस जो है, बहुत कम बैक्टीरिया ऐसे हैं जो ह्यूमस को डिग्रेड कर सकते हैं। हाईली रेजिस्टेंट अगेंस्ट द माइक्रोबियल एक्शन। पहले लिख लीजिए इसको, तभी समझ लीजिए इसको। लिख लिया, हाईली रेजिस्टेंट अगेंस्ट द माइक्रोबियल एक्शन। इसका मतलब समझते हैं? माइक्रोबियल एक्शन का मतलब बहुत माइक्रोब ह्यूमस को तोड़ नहीं पाते हैं। रेजिस्टेंट होता है माइक्रोब के लिए। माइक्रोब इसको तोड़ नहीं पाते। बहुत कम ही माइक्रोब हैं जो इसको क्या कर सकते हैं? डिग्रेड कर सकते हैं। रेजिस्टेंट होता है। ठीक है। तो ह्यूमस जो है हाईली रेजिस्टेंट है। ये हो गया आपका ह्यूमस। अब एक आगे है कि फैक्टर्स। फैक्टर्स उसी में है, आगे पढ़ेंगे। अफेक्टिंग रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिकम्पोजिशन के रेट को प्रभावित करते हैं? डिकम्पोजिशन फास्ट होगा कि स्लो होगा, ये किस चीज पर निर्भर करता है? मतलब डेड बॉडी फास्ट सड़ेगी कि धीरे धीरे उसका डिकम्पोजिशन होगा, ये किस चीज पर निर्भर करता है? ठीक। तो पहली चीज तो है केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटस। जो डेड बॉडी है उसका केमिकल कंपोजिशन क्या है? ठीक है। केमिकल कंपोजिशन का मतलब समझते हैं? अगर उसमें लिग्निन और स्यूबेरिन ज्यादा है, स्यूबेरिन, तो बताएंगे तब डिकम्पोजिशन फास्ट होगा कि स्लो होगा? अगर लिग्निन ज्यादा है तब स्लो होगा।
ठीक है, समझ में आया? तो इसका जैसे इसका एग्जांपल समझ लीजिए, लकड़ी आपके पास में है, वुड है, आपके पास लीफ है, ठीक है, आपके पास पोटैटो है और आपके पास फल है। किसका डिकम्पोजिशन सबसे धीमे होगा चारों में से? सबसे धीरे धीरे कौन सड़ेगा? सबसे लेट में किसका डिकम्पोजिशन होगा? टाइम किस में ज्यादा लगेगा? लकड़ी में। लकड़ी सड़ने में, क्योंकि ये लीफ है, इसमें वाटर कंटेंट होगा, पानी होगा, ठीक है, और पोटैटो है, जल्दी सड़ जाएगा ये। तो लिग्निन का कंपोजिशन वुड में ज्यादा होता है, वुड जो, ठीक है, वुड में आपके, क्योंकि लिग्निन और स्यूबेरिन कहाँ देखने को मिलता है जानते हैं? जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है प्राइमरी, लेकिन जब सेकेंडरी सेल वॉल बनती है तो उसमें लिग्निन आता है, स्यूबेरिन आता है। तो आपका ये जहां लिग्निन स्यूबेरिन ज्यादा है वहां पर स्लो हो जाएगा। और अगर कहीं पर नाइट्रोजन कंपाउंड, नाइट्रोजन रिच कंपाउंड अगर किसी में है, देखिए पढ़िए, एक लाइन लिखा होगा और देखिए कि जहां लिखा है इन्होंने केमिकल कंपोजिशन के बारे में, वहां पर लिखा गया होगा एक चीज और, पढ़ के बताइए। मिला आपको? मैं बता रहा हूं, देखिए नाइट्रोजन रिच एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लाइक शुगर, ठीक है। अगर डेट्राइटस में क्या है? रिच इन वाटर सॉल्युबल कंपाउंड, एग्जाम्पल शुगर, या फिर रिच इन नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। अगर डेड बॉडी में नाइट्रोजन रिच कंपाउंड ज्यादा है या वाटर सॉल्युबल कंपाउंड ज्यादा, जैसे चीनी होती है पानी में सॉल्युबल है, बड़े आसानी से घुल जाती है, शुगर, तो उसका डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। या नाइट्रोजन रिच कंपाउंड अगर है, तो जैसे प्रोटीन क्या है बताएंगे, नाइट्रोजन रिच कंपाउंड है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, इन सब प्रोटीन में नाइट्रोजन है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, एक तरीके से वाटर में सॉल्युबल होगा, तो उसका फास्ट होगा। बाकी लिग्निन स्यूबेरिन का डिकम्पोजिशन क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। और क्या चीज मायने रखती है? क्लाइमेट, वातावरण भी मायने रखता है कि क्लाइमेट कैसा है, इन्वायरमेंट कैसा है, जहां ये डिकम्पोजिशन चल रहा है उस एरिया का इन्वायरमेंट कैसा है। तो अगर टेम्परेचर बहुत कम है या बहुत ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन नहीं होगा, बहुत स्लो होगा। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए? मॉडरेट, मीडियम होना चाहिए, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब 20 से 30 डिग्री के बीच में अगर टेम्परेचर है तो डिकम्पोजिशन क्या होगा? तब डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, ठीक है। और अगर टेम्परेचर अगर लो हो गया या फिर टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया बहुत ज्यादा, तो डिकम्पोजिशन क्या होगा? डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। जैसे अगर कहा जाए डिजर्ट में डिकम्पोजिशन यहाँ के कंपैरिजन में फास्ट होगा कि स्लो, तो वहां पर स्लो होगा क्योंकि टेम्परेचर हाई है। पोलर एरिया में टेम्परेचर लो है, तो जहाँ टेम्परेचर मीडियम होता है वहाँ डिकम्पोजिशन फास्ट होता है। तो टेम्परेचर भी मीडियम होना चाहिए, पानी भी होना चाहिए, मॉइस्चर भी होनी चाहिए। मॉइस्चर, अगर मॉइस्चर है तो डिकम्पोजिशन होगा, पानी तो होना चाहिए, नहीं तो कैसे होगा डिकम्पोजिशन, ठीक है। सॉइल में मॉइस्चर होना चाहिए, सॉइल में ऑक्सीजन भी होनी चाहिए। तीसरा क्या होना चाहिए? ऑक्सीजन इन सॉइल, क्योंकि ज्यादातर माइक्रोब्स कौन से हैं जो सड़ाते हैं? एरोबिक जो माइक्रोब हैं जो डिकम्पोजिशन कराएंगे उनको ऑक्सीजन चाहिए ना, तो ऑक्सीजन सॉइल में अगर कम है तो क्या होगा? डिकम्पोजिशन स्लो हो जाएगा। अब बताइए एक चीज, पानी में डिकम्पोजिशन फास्ट होगा कि लैंड पर? वाटर में डिकम्पोजिशन फास्ट होता है कि लैंड पर? लैंड पर होगा, क्योंकि वाटर में ऑक्सीजन का कंटेंट क्या है? कम होता है, लैंड पर ज्यादा होता है, ठीक। तो दो चीज ध्यान रखना, एक आपको कि डेट्राइटस डेड बॉडी का कंपोजिशन क्या है,
उसमें लिग्निन ज्यादा है कि क्या चीज ज्यादा, उस पर डिपेंड करता है। वातावरण कैसा है, टेम्परेचर है, वाटर है, ये सारी चीजें। ये इतना आपका फिनिश हो गया। कुछ क्वेश्चन बता दूं, बता दें? 15 मिनट क्वेश्चन देख लीजिए, जहां तक बताया गया उसी का ही, बाकी आप जो है रहेंगे तो समझेंगे। ओके, 3 पेज में है टोटल, 3 पेज में। देखिए बताइए, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा गया है। बोल रहा है कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल क्या है, फूड चेन का हिस्सा होता है ना। ट्रॉफिक लेवल आपने नहीं पढ़ा एक चीज, ट्रॉफिक लेवल कहाँ गया पेन। प्लांट जो होते हैं, प्लांट देखिए, अरे यार आ जाओ। प्लांट क्या है, प्लांट को खाया ग्रास ऊपर ने, ग्रास ऊपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने। ये टॉपिक नहीं बताया गया, आगे है। प्लांट पहला ट्रॉफिक लेवल, ग्रास ऊपर सेकंड, फॉरेस्ट फ्रॉग थर्ड ट्रॉफिक लेवल, ये चौथा। फूड चेन के जो स्टेप होते हैं वो क्या है, ट्रॉफिक लेवल, ऊर्जा स्तर बोलते हैं उनको हिंदी में, ठीक है। किसी भी इकोसिस्टम में नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे कितनी है, 100x है, ठीक है। यहां नेट कितनी है, 100 है, समझ रहे हैं ना। इसका मतलब प्लांट से 100 आगे जा रही है। इसमें अगर 100 है तो मैंने बताया था कि प्लांट जितना फूड बनाया, जीपीपी बोलते हैं, उसमें से आर को माइनस कर दीजिए तो क्या बनता है, एनपीपी। और यही एनपीपी तो आगे जाती है ना। तो अगर कहना है कि यहाँ पर एनपीपी कितनी है, फर्स्ट पर 100 है, इसका मतलब यही 100 आगे जगह, इसके पास कितना गया, 100 गया, ठीक है। एनपीपी ही ट्रांसफर होती है, इसने कितना खाना बनाया ये नहीं बता रहा है, ये होता है जीपीपी। क्योंकि हमको आर नहीं पता ना, अगर आर पता होता तो एनपीपी में 100 में हम आर जोड़ करके निकाल देते जीपीपी, हमको पता ही नहीं है आर कितना है, ठीक है। तो ये एनपीपी बता रहा है कि इसमें एनपीपी इतना, मतलब यही आगे जाएगा। तो एनपीपी फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर इतना, व्हाट वुड बी द जीपीपी ऑफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम। इस इकोसिस्टम में तीसरा ट्रॉफिक लेवल ये है, तीसरा ही है ना। तो इस तीसरे ट्रॉफिक लेवल पर आपको जीपीपी बतानी है कितनी होगी। थर्ड वाले ट्रॉफिक लेवल पर, हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड, 100 जो है, 100, ठीक है, 100/3। क्योंकि देखिए यहां पर आपको इस पर 100 थी ना, इस पर, ठीक है, ये 100 यहाँ आगे गई तो इसमें से कुछ लॉस होगा ना, क्योंकि लॉस यहाँ पर भी होता है। आपको लग रहा है कि आगे लॉस नहीं होता है, तो लॉस यहाँ हर जगह चलता है, ठीक है। ये भी तो रेस्पिरेशन करते हैं, ग्रास है, उसमें भी ग्रास ऊपर रेस्पिरेशन करेगा, ये रेस्पिरेशन, सब में रेस्पिरेशन होगा, ठीक। तो आपका 100x/3x, देख लीजिए आंसर क्या, थोड़ा सा यही दिया, देखिए तो 10% मिला। क्या दे रहा है,
अच्छा 10 ऑप्शन बी 10x किलो कैलोरी 210 रुक जाइए। सही है, बता रहे हैं, देखिए रुक जाइए। ये चीज जानते हैं क्या है, एक आपका 10% एनर्जी रूल है, अब समझ में आ गया। देखिए जैसे प्लांट है, ठीक है, प्लांट के पास 100 जूल एनर्जी है, कितनी है 100 जूल है, ठीक है। ये एनर्जी आगे जानी है, एनपीपी ही आगे जाती है, तो प्लांट से कहाँ गई, प्लांट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल आगे गई ग्रासोपर में, तो ग्रासोपर में कितनी एनर्जी जाएगी 10%, ध्यान रखिएगा। आगे एक बुक में दिया है 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल। एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे कितनी एनर्जी जाती है 10%, तो इसका 10% कितना हुआ, नहीं फिर भी नहीं आएगा ये, एक मिनट, अच्छा सॉरी रुकिए 100 जूल है ना, 100 तो 100 इसके पास चली गई, 100 इसके पास चला गया, इसका 10% यहाँ जाएगा थर्ड पर। हाँ अब सही है। ये जो 100 बोल रहा है 100 प्लांट के लिए बोल रहा है कि प्लांट जो जितना भी फूड बनाया उसका जो अगला, उसका जो एनपीपी होता है, एनपीपी आगे वाले पर जाता है ना। एनपीपी क्या होता है, जितनी एनर्जी प्लांट जो है अगले ट्रॉफिक लेवल पर भेजता है उसको क्या बोलते हैं, एनपीपी। तो आपका जो एनपीपी है ये 100 इसके पास जाएगा और इसका फिर 10% लगाएंगे तो यहाँ आएगा, तो ये जो 10 आंसर दे रहा है वो यही है। जो 10 लिख रहा है ना, वो 10 इसलिए लिख रहा है क्योंकि प्लांट ने जितनी भी एनर्जी बनाई उसमें से कुछ एनर्जी को उसने लॉस कर दिया आर के रूप में, बचा 100 वाली एनर्जी कहाँ चली गई, आगे चली गई, ठीक है, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर। फिर थर्ड ट्रॉफिक लेवल पर उसका 10% जाएगी, क्योंकि 10% डिवाइड होती है, तो 100 का 10% वही 10x आएगा, और कुछ नहीं है। समझ में आया? इसको बताइए। ये आगे फूड चेन से हैं, ये फूड चेन पढ़ेंगे तब समझिएगा। हाँ ये बताइए, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन नॉट रिलेटेड टू द केमिकल, ये गलत लिखा है क्योंकि ये केमिकल कंपोजिशन और क्लाइमेटिक फैक्टर पर डिपेंड होता है, और इन ए पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन डिकम्पोजिशन रेट इज फास्टर दैट, ये भी सही है, दोनों सही है, ठीक, दोनों सही है ना जो है। इसको बताइए, किसी भी इकोसिस्टम में आपको इनकरेक्ट बताना है इसमें से गलत कौन सा है। इकोसिस्टम बहुत छोटा हो सकता है और बहुत बड़ा भी सही है। इकोसिस्टम वेरी फ्रॉम स्मॉल साइज ऑफ पॉन्ड, जैसे पॉन्ड से भी छोटा होता है, पॉन्ड से भी छोटे इकोसिस्टम, लेकिन बोल रहा है कि पॉन्ड की तरीके से छोटा हो सकता है और ओशियन की तरीके से बड़ा हो सकता है, सही है, ठीक है, छोटे साइज का भी हो सकता है और बड़े साइज। इट मे बी एंथ्रोपोजेनिक इन ओरिजिन, इसका मतलब समझ रहे हैं, एंथ्रोपोजेनिक का मतलब होता है मानव जनित। मैन मेड इकोसिस्टम आपको बताया ना, वो यही मनुष्य जिसको बनाता है, जैसे एक्वेरियम है, खेत का मैदान है, ये मनुष्य बनाता है, एंथ्रोपोजेनिक ये सही है। इट मे बी टेम्पोररी और परमानेंट, इकोसिस्टम टेम्पोररी भी हो सकता है और परमानेंट ये नहीं होता है, ये आपका टेम्पोररी पर। आगे पढ़िए, इट इन्वॉल्व द फंक्शन ऑफ एनर्जी, हाँ एनर्जी का फ्लो होता है, ठीक है, बट नॉट रिसाइकलिंग। अच्छा ये तो पूरी तरीके से रॉन्ग हो गया, ये स्टेटमेंट पूरी तरीके से रॉन्ग है, क्योंकि इट इन्वॉल्व द फ्लो ऑफ एनर्जी, यहां तक तो सही है, यहां तक सही है, लेकिन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट ये गलत है, क्योंकि न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग तो होती है, ठीक है। अब थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है आपको, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला देखिए, इट मे बी टेम्पोररी और परमानेंट, इकोसिस्टम टेम्पोररी भी है, परमानेंट। जो कहीं आपके एनसीईआरटी में दिया नहीं हुआ है, एक सेकंड, अच्छा टेम्पोररी जानते हैं, हाँ समझ में आ गया। देखिए टेम्पोररी परमानेंट ये है, जैसे क्रॉप, जो खेत का मैदान होता है, ठीक है, तो खेत का मैदान आप एक तरीके से क्रॉप का फील्ड वो परमानेंट नहीं है। खेती करते हैं, आज हमने जो है खेती किया, इसके बाद दूसरी फसल लगाएंगे, ऐसा तो होता नहीं कि पूरे लाइफ टाइम एक ही क्रॉप तो नहीं लगी रहती है ना, आप फसल क्या है बदलते रहते हैं,
ठीक। तो जो मैन मेड इकोसिस्टम है, फॉर एग्जांपल क्रॉप वाला, वो आपका जो लिखा गया ये पॉइंट टेम्पोररी वाला ही उसी से संबंधित होगा। जहां तक परमानेंट वाला क्या है, आपका ग्रासलैंड हो गया, डेजर्ट हो गया, और आपका कौन सा वाला, अरे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ये सब क्या है, परमानेंट वाले हैं। तो लास्ट वाला इसमें यही रॉन्ग है, ठीक है। हालांकि ये वर्ड कहीं दिया नहीं है कि टेम्पोररी परमानेंट करके नहीं दिया, लेकिन आप माइंड में ये आइडिया लगा सकते हैं कि जो टेम्पोररी की बात कर रहा है, क्योंकि चार में से आपको एक हटाना तो हटेगा, तो यही वाला रॉन्ग है। रॉन्ग तो लास्ट वाला ही डेट श्योर, लेकिन इसमें क्या है, जो टेम्पोररी की बात कर रहा है वो टेम्पोररी क्रॉप का फील्ड हो गया। ठीक, आया समझ में? ये पिरामिड से क्वेश्चन है। हाँ ये बताइए, पिरामिड ये भी है, ये बहुत आसान चीज है। जीपीपी माइनस के आर इक्वल टू एनपीपी। जीपीपी इज द ग्रॉस प्राइमरी, एनपीपी ये है, आर क्या है यहाँ पर, रेस्पिरेटरी लॉस, रेस्पिरेटरी लॉस। ये बताइए डेट्राइटिव वुड्स क्या करते हैं, फ्रेगमेंटेशन कराते हैं, सही है, ठीक है। डेट्राइटिव वुड्स का मतलब अर्थवर्म हुआ। ह्यूमस इज फर्दर डिग्रेडेड बाय सम माइक्रोब्स ड्यूरिंग द मिनरलाइजेशन। जो ह्यूमस है, ह्यूमस, तो ह्यूमस का आगे डिग्रेडेशन होता है, क्योंकि चौथा स्टेप है ह्यूमिफिकेशन, ह्यूमस का बनना, ह्यूमिफिकेशन। और ह्यूमस आगे, हालांकि ह्यूमस टूटता नहीं है, ध्यान सुनिएगा, ह्यूमस हाईली रेजिस्टेंट है, लेकिन कुछ माइक्रोब्स हैं जो ह्यूमस को क्या कर देते हैं, डिग्रेड कर देते हैं। तो ह्यूमस टूट करके क्या बनाता है, मिनरल्स, और उसी प्रोसेस को बोलते हैं मिनरलाइजेशन। ये लाइन सही है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट गो डाउन, ये भी सही है। लीचिंग, डेट्राइटस बिगिंस विद द लिविंग, डेट्राइटस फूड चेन पढ़ा नहीं है अपने दरअसल में, दो टाइप का फूड चेन होता है, एक ग्रेजिंग फूड चेन है और एक क्या है, डेट्राइटस फूड चेन। तो डेट्राइटस फूड चेन जो है डेड बॉडी से चालू होती है, स्टेटमेंट रॉन्ग है ये वाला। कहां से चालू होता है, डेड बॉडी से। अर्थवर्म ब्रेक डाउन द डेट्राइटस स्मॉल पार्टिकल, ये अर्थवर्म नहीं तोड़ता है। कैटाबॉलिज्म किससे होता है, माइक्रोब से। कैटाबॉलिज्म बैक्टीरिया से होता है। ये वाला रॉन्ग, ये वाला रॉन्ग। फर्स्ट ए बी सी सही है इसमें, ए बी सी कहां दिया है, ठीक है, वो सही है। डिकम्पोजिशन इज द प्रोसेस दैट ट्राइज टू डिग्रेड बाय द सिंपल सेपरेट माइक्रोब, ये बताएंगे, सही है, पहला लाइन सही है। डिकम्पोजिशन में होता क्या है, डेड बॉडी को सिंपल पार्ट्स में तोड़ा जाता है, किसकी मदद से, माइक्रोब्स। डिकम्पोजिशन फास्टर दैट ट्राइज, ये रॉन्ग, आ जाओ, ये क्या है, रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि डिकम्पोजिशन स्लो होगा अगर लिग्निन और सिबेरिन का केमिकल कंपोजिशन होगा। दाढ़ी बहुत बढ़िया सेट कराए होते हैं, बहुत अच्छी सेट कराया है, ठीक है। ये बताएंगे, जल्दी से बता दीजिए, स्लाइड खत्म हो रही है, बताइए क्या बोलते हैं इसको, डेट्राइटिव वुड्स अर्थवर्म जब किसी डेड बॉडी को तोड़ता है तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रेगमेंटेशन। क्या बोलते हैं उसको, फ्रेगमेंटेशन, तोड़ना। 2 पेज और बचा हुआ है, ठीक है। कैसा हुआ टेस्ट तुम्हारा, अच्छा हुआ है, 190, 50। चलो बायोलॉजी में कम से कम कुछ स्कोर कर गए, स्कोर कर गए, ये बताइए।